Good morning everyone. Myself your chemistry faculty Manan sir from Vidya Mandir classes in collaboration with Saraswat International Academy वापी. लास्ट क्लास हमने एंड किया था नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन SN2 रिएक्शन. SN2 रिएक्शन को न्यूक्लियोफाइल कैसे अफेक्ट करता है इसके बारे में आपको हम बताए थे कि जो हमारा SN1 रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करता. क्यों नहीं करता? क्योंकि जो इसका RDS है जिससे हम रेट निकालते हैं वो केवल क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन. लेकिन जो हमारा SN2 रिएक्शन होता है ये हमारा न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड करता है. ठीक है, तो यानी अगर हम न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन को अगर इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करें तो उससे हमारा SN1 पर कोई चेंज नहीं होने वाला है, लेकिन SN2 चेंज करेगा. अगला जो हमारा फैक्टर है जो SN2 को अफेक्ट करता है वो है नेचर ऑफ टेम्परेचर. वो है हमारा नेचर ऑफ टेम्परेचर. नेचर ऑफ टेम्परेचर. अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो जो हमारा SN2 रिएक्शन होता है वो होता है एक्सोथर्मिक. जो हमारा SN2 रिएक्शन होता है इट इज़ एक्सोथर्मिक. वो रिएक्शन हमारा एक्सोथर्मिक होता है. एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है कि हीट रिलीज हो रहा है, और हीट रिलीज हो रहा है मीन्स दिस रिएक्शन इज़ फेवरेबल एट लो टेम्परेचर. मतलब ये जो रिएक्शन है ये आपके हो रहे हैं किस पर, दिस रिएक्शन इज फेवरेबल एट लो टेम्परेचर. नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर अफेक्ट करता है इसके बेसिस पर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो ऑलरेडी IIT एंड मेडिकल में आ चुके हैं. इस एक क्वेश्चन आपके ऑलरेडी IIT एंड NEET में आ चुके हैं. क्वेश्चन क्या था, ऐसे मान लीजिए आपको दिया गया है CH3 COO CH2 Cl. एक ये दिया गया है A. B दिया गया है CH3 Cl. C दिया गया है CH3 CH2 Cl एंड D दिया गया है आपका CH3 CH3 Cl. ये आपको चार ऑप्शंस दिया गया है. क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि इन चारों को आपको बताना है कि व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ SN2. SN2 ऑर्डर बताना है कि किन में SN2 ऑर्डर कितना फास्ट होगा और किन में कितना स्लो होगा, हमें ये बताना है. ठीक है, तो अब SN2 के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा कि लिविंग ग्रुप. क्योंकि जितना जल्दी लिविंग ग्रुप छोड़ के जाएगा उतना जल्दी न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा. तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि इसमें लिविंग ग्रुप कहाँ कहाँ है. तो अगर हम लिविंग ग्रुप की बात करें तो पहला ऑप्शन में ये Cl लिविंग ग्रुप है, दूसरा ये लिविंग ग्रुप है, तीसरा ये लिविंग ग्रुप, चौथा ये लिविंग ग्रुप. ठीक है, जब आप लिविंग ग्रुप को रिमूव करने जा रहे हैं, जब आप लिविंग ग्रुप को रिमूव कर देंगे तो उसके बाद से क्या बनेगा, जब ये Cl है जब ये यहाँ से हट जाएगा तो ये अपने बाजू वाले कार्बन पर प्लस चार्ज देकर चला जाएगा. तो अगर हम A का बात करें कि अगर A से हमारा Cl हटा तो A क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 प्लस. अगर हम B की बात करें तो ये हमारा बन जाएगा CH3 प्लस. अगर हम C की बात करें तो ये हमारा बन जाएगा CH3 CH2 प्लस. और अगर D की हम बात करें तो ये बन जाएगा CH3 CH3 प्लस. तो ये हमारा लिविंग ग्रुप के बाद ये हमारा कार्बोकैटायन बन गया. पहला ये
दूसरा हमें क्या देखना है, सबसे पहले दूसरा हमें क्या देखना है कि जहाँ पर क्राउडिंग कम है, क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल है, सपोज मान लीजिए ये हमारा एक न्यूक्लियोफाइल है, तो ये अटैक करता है फ्रॉम बैक साइड, तभी ना इन्वर्सन होता है। तो हम क्या देखेंगे कि जहाँ पर ये बैक से अटैक करेगा, तो जहाँ पर स्टेरिक क्राउडिंग कम होगा वहाँ पर सबसे पहले अटैक करेगा, और जहाँ पर स्टेरिक क्राउडिंग ज़्यादा होगा वहाँ अटैक कम करेगा। आया समझ में? तो अगर हम बात करते हैं बी में, सी में एंड डी में, तो बी में सबसे कम स्टेरिक क्राउडिंग है, बी में सबसे पहले अटैक करेगा। सी में थोड़ा ज़्यादा है तो सी में बाद में करेगा। डी में तो क्राउडिंग के साथ ब्रांचिंग भी है, तो सबसे कम इसमें इसका SN2 का ऑर्डर रहेगा। अब हम बात करते हैं कि CH3COO इसका क्या चल रहा है। तो इसमें क्या है कि जो आपका C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड हो, ये क्या है, जो आपका C डबल बॉन्ड है ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये आपका क्या हो गया बेटा, ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन पुल करना चालू करेगा तो ये वाला जो कार्बन है इस पर प्लस चार्ज और बढ़ते जाएगा, यानी जो मेरा न्यूक्लियोफाइल है ये इमीडिएट आके यहाँ अटैक कर जाएगा, क्योंकि जो कार्बोनिल ग्रुप है ये आपका बाय नेचर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते जाएगा वैसे वैसे कार्बन पर प्लस चार्ज बढ़ते जाएगा, और जो न्यूक्लियोफाइल का माइनस चार्ज है वो सबसे पहले अटैक आके कर जाएगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा, ABCD। बेटा ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, आप इसको ध्यान से कीजिएगा। अब जो ऑप्शन नंबर जो 1 है इस पर एक और क्वेश्चन आया था, देखिए। जैसे मान लीजिए मैं ऑप्शन नंबर 1 की बात कर रहा हूँ। ऑप्शन नंबर 1 में कि जैसे अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे ऑप्शन नंबर 1 क्या था हमारा, CH3C डबल बॉन्ड O CH2Cl। देखिए यही हमारा ऑप्शन नंबर 1 है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक आपने ये ले लिया और एक आपने ले लीजिए नॉर्मल क्लोरोब्यूटेन, एक CH3 CH2 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 Cl। अगर इसमें भी अगर हम करा देते हैं SN2 का मैकेनिज़्म, और अगर इसमें भी हम करा देते हैं SN2 का मैकेनिज़्म, तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि जो हमारा सबसे पहला में जो SN2 मैकेनिज़्म है ये समथिंग हो जाता है 10 का पावर 7 जो इसका रेट होता है, और जो SN1 में होता है जो हमारा SN2 इसका रेट समथिंग 1 होता है। तो आप देख रहे हो ना कि जो आपको कार्बोनिल के साथ क्लोराइड जुड़ा है इसका SN2 का ऑर्डर कितना आ गया, 10 का पावर 7, और जो सिंगल जुड़ा हुआ है इसका कितना SN2 का ऑर्डर है, 1। मतलब जो सेकेंड वाला है इसमें हमारा एस्टेरिक फैक्टर आ गया या एस्टेरिक हिंड्रेंस आ गया, जिसके कारण हमारा SN2 का ऑर्डर कम हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर डी और सी इसीलिए कम हो गया था, लेकिन ऑप्शन नंबर जो ए था यहाँ पर आप देख रहे हो ऑप्शन नंबर ए को हमने सबसे ज़्यादा रखा था। क्यों? क्योंकि आप देखिए जब इसमें आप SN2 कराते हो तो क्या होता है, जो कार्बोनिल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन पुल कर कर के इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज का लेयर पूरा बढ़ा देता है, और SN2 में जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो फटाक से आके यहाँ पर अटैक कर जाता है। इसीलिए इसका SN2 सबसे ज़्यादा होता है, और यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है। जो बच्चे NCERT या किसी भी VMC का मॉड्यूल्स लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तभी सॉल्व होगा, नहीं तो फिर मुश्किल है। आइए अब मैं आपको एक जनरल क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं, JEE में भी आते हैं, मेडिकल में भी आते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको अगर ये क्वेश्चन दे दिया,
जैसे ये हमारा हो गया CH3, ये हो गया Cl, ये हो गया H। जब इस पर आपने रिएक्ट किया OH माइनस विथ SN2 मैकेनिज्म, यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है प्रोडक्ट। आपको पता है, क्या पता है कि जो हमारा SN2 का प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? अम्ब्रेला इन्वर्जन। वो क्या होता है? अम्ब्रेला इन्वर्जन। मतलब अगर इसका हम बात करें प्रोडक्ट का, तो ये तो हमारा ऐसे बनेगा, ये तो फिक्स है, तो ये तो एज जो CH3 रहेगा। अब देखिए Cl यहाँ पर गुड लिविंग ग्रुप ये हट जाएगा, तो OH क्या हो जाएगा? इन्वर्जन हो जाएगा। मतलब अभी जो H आपके वेज पर है वो अभी H आपके डैश पर हो जाएगा, और जो Cl हटा डैश से यहाँ पर OH आ जाएगा वेज पर। तभी ना बोलेंगे कि SN2 का जो रिएक्शन है हमारा वो इन्वर्जन होता है। क्या होता है? इन्वर्जन। तो SN1 क्या होता है? वो रैस्मिक शो करता है। चलिए अभी तो मान लीजिए बहुत लोग ने हमारा लास्ट क्लास नहीं देखा, उनको हम सिखा देते हैं कैसे इन्वर्जन हो रहा है। देखिए बेटा, ये CH3 वेज पर है, यहाँ भी CH3 वेज पर है। ये देखिए ये वाला H वेज पर है, यहाँ H डैश पर आ गया। ये Cl हटा डैश से, यहाँ OH जुड़ गया वेज पर। तो आप देख रहे हो ना, CH3 सेम था, H एंड Cl उल्टा हो गया। तो ये हमारा इन्वर्जन हुआ कि नहीं हुआ? यही होता है हमारा SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म। इस पर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ध्यान से देना। आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए एक आंसर ये भी लिख देगा। जो बच्चा अगर ध्यान से नहीं पढ़ा वो क्या करेगा, ये कि यहाँ पर लगा देगा CH3, और एक चुपचाप वो यहाँ भी लगा देगा OH, और यहाँ पर H लगा देगा। लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें इन्वर्जन नहीं हुआ, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। अगर हम SN2 की बात करते हैं तो इसमें इन्वर्जन होना मस्ट है। अब कुछ आपके नेम रिएक्शन है जो SN2 के अंदर आते हैं। कुछ क्या है? नेम रिएक्शन है। आइए हम बात करते हैं। सम नेम रिएक्शन इन SN2। कुछ हमारे नेम रिएक्शन हैं जो SN2 में आते हैं। सबसे पहला क्या है? फिनकेल्स्टिन। द फर्स्ट वन इज फिनकेल्स्टिन रिएक्शन। पहला क्या हो गया आपका? फिनकेल्स्टिन रिएक्शन। ये सबसे पहला है, बोर्ड में भी आता है इसके डिफिनीशन और रिएक्शन लिखने के लिए। अब देखिए SN2 के अंदर ये पहला नेम रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं? फिनकेल्स्टिन रिएक्शन। इसका और एक नाम है, और इसको हम क्या बोल सकते हैं? हैलोजन एक्सचेंज मेथड। हैलोजन एक्सचेंज मेथड, इसको हम ये भी बोल सकते हैं। ठीक है। इसको हम बोल दिए हैलोजन एक्सचेंज मेथड। अब देखो इसमें क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर ले लिया RCl, ठीक है। इसको आपने रिएक्ट किया इन प्रेजेंस ऑफ NaI एंड एसीटोन। ये आपका बन गया Ri प्लस ऑफ NaCl, और ये सॉलिड है तो ये हो जाएगा PPT, मतलब कंटेनर के बेस में जाकर बैठ जाएगा। अब आप क्या देख रहे हो इसमें? यही आपका हो गया फिनकेल्स्टिन रिएक्शन। आप इसमें क्या देख रहे हो कि आप R के साथ Cl था, यहाँ पर R के साथ I जुड़ गया, मतलब कहीं ना कहीं हैलोजन का एक्सचेंज हुआ कि नहीं? अब देखिए, पहले इसको हमें ये समझना है कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ, NaI का क्या रोल है एंड एसीटोन का क्या रोल है। यही सब क्वेश्चन आपके वो एग्जाम में पूछेंगे। देखिए क्या होता है, समझिए। इसमें
पहला हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा Na है ये टूट जाएगा हमारा Na प्लस प्लस ऑफ I माइनस, और ये जो हमारा एसीटोन है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसी को हम एसीटोन बोलते हैं, जहाँ पर क्या है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। ये जो मेरा एसीटोन है बेटा, ये कौन सा सॉल्वेंट है? ये आपका होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ये क्या होता है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। और आपको पता है कि जो हमारा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है वो कटायन को सॉल्वेट कर देता है। वो क्या करता है बेटा? वो कटायन को सॉल्वेट कर देता है और माइनस को सॉल्वेट नहीं कर पाता है। मतलब जो हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, जो हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है वो सोडियम को कटायन के तौर पर सॉल्वेट कर देगा, मतलब इसको अपने तरफ रख लेगा, मैं तेरे को जाने नहीं दूंगा। लेकिन आयोडीन को फ्री छोड़ देगा। आयोडीन को सॉल्वेट नहीं करता, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट माइनस को सॉल्वेट नहीं करता। यही आयोडीन जाके इस R पर रिएक्ट करेगा और क्लोरीन इज ए गुड लिविंग ग्रुप यहाँ से छोड़कर भाग जाएगा। तो आई विल गेट द आंसर Ri एंड NaCl। ये इसका लॉजिक है। फिन कैल्स्टिन रिएक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं? हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। अब देखिए इसमें थोड़ा सा और कुछ क्वेश्चंस कन्वर्ट करके पूछ ले आपसे कि अब मान लीजिए कि अगर आप RCl के जगह अगर आप Ri ले लिए और अगर आप इसको रिएक्ट कर दिए NaCl इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ये रिएक्शन नहीं होगा। ये रिएक्शन क्या होगा? दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। अब भाई ये रिएक्शन पॉसिबल क्यों नहीं है, ये रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा है? पूछ सकता है, जेई नीट वाले पूछ सकते हैं कि भाई हैलोजन एक्सचेंज है, यहाँ पर आपने RCl NaI लिया, अरे यहाँ पर हम Ri लिए NaCl लिए, तो यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? हमको बात ये करना है। चलिए इसका आंसर देंगे, उससे पहले हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसे मान लीजिए अगर मैं आपको दे दिया NaCl, मैं आपको दे दिया NaBr, मैं आपको दे दिया NaI, ठीक है। हमने आपसे पूछा कि व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन एसीटोन, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन एसीटोन, ठीक है। चलिए हम बात कर रहे हैं। आपको पता है बेटा कि लाइक डिसॉल्व लाइक, ये तो पढ़े होंगे आप कि पानी में अगर पानी हम मिक्स कर दें तो पानी डिसॉल्व हो जाएगा, पानी में अगर पेट्रोल मिक्स करें तो डिसॉल्व नहीं होगा। मतलब हमें एक चीज़ पता है क्या, कि लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक, ये तो मुझे पता है कि जो आपके लाइक है ये डिसॉल्व करता है लाइक। आइए सबसे पहले हम ये बात करें कि जो एसीटोन है हमारा, जो मेरा एसीटोन है बेटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यानी जो इसका नेचर है वो है कोवैलेंट। जो इसका नेचर है वो क्या है बेटा? वो है कोवैलेंट। अगर हम बात करें NaCl, तो NaCl का जो नेचर है वो होता है आयनिक क्रिस्टल, आप पढ़े हो NaCl। अगर हम बात करते हैं NaBr और अगर हम बात करते हैं NaCl, नहीं NaI, तो आपको पता है कि NaI सोडियम का साइज़ छोटा है, आयोडीन का साइज़ बहुत बड़ा है, क्योंकि ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस। तो क्या होगा? सोडियम आयोडाइड का जो नेचर है वो हो गया कोवैलेंट, क्योंकि आयनिक बॉन्ड तो ऑलमोस्ट सिमिलर साइज़ के बीच में होता है, कोवैलेंट बॉन्ड का कोई साइज से मतलब नहीं है। कोवैलेंट बॉन्ड होने के लिए हमें दो फैक्टर देखना पड़ता है जो आपको बॉन्डिंग में पढ़ाए थे,
पोलराइजेशन एंड पोलराइजिंग फैक्टर। तो आप क्या देख रहे हो कि हमारा एसीटोन जो हमारा एसीटोन है ये भी कोवैलेंट है, जो हमारा सोडियम आयोडाइड ये भी कोवैलेंट है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। सोडियम जो NaBr है ये भी थोड़ा कोवैलेंट है तो ये भी डिज़ोल्व हो जाएगा, लेकिन NaCl डिज़ोल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि NaCl आयनिक है, एसीटोन कोवैलेंट है, और हमने पहले यहाँ पर लिख दिया लाइक डिज़ोल्व लाइक। अब इस क्वेश्चन का आंसर आ गया कि जो ये एसीटोन है, ठीक है, जो ये एसीटोन है वो आयोडीन को ईजिली डिज़ोल्व कर लेगा। यहाँ पर लिखे हम, क्योंकि एसीटोन भी कोवैलेंट है और सोडियम आयोडाइड भी कोवैलेंट है, तो यहाँ पर एसीटोन भी कोवैलेंट है और Ri भी कोवैलेंट है। तो जब ये आपस में दोनों डिज़ोल्व हो जाएंगे तो फिर NaCl के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब Ri फ्री रहेगा तब तो रिएक्शन करेगा, लेकिन यहाँ पर तो एसीटोन क्या करेगा, Ri को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेगा, इसको पूरा सॉल्वेट कर लेगा और क्या बोलेगा, तेरे को जाने नहीं देंगे रिएक्शन करने। लेकिन अगर हम ऊपर की हम बात करें तो जो RCl है, ये जो एसीटोन है और ये जो RCl है, एसीटोन कोवैलेंट है, RCl आयनिक है, तो लाइक डिज़ोल्व लाइक होता है, अनलाइक डिज़ोल्व अनलाइक नहीं होता। तो यानी इनकी आपस में रिएक्शन नहीं होगी और इस पर आयोडीन का रिएक्शन हो जाता है। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। चलिए, अगर मैं कुछ क्वेश्चंस और इस पर ट्विस्ट करता हूँ, जैसे मान लीजिए अगर हम ले लिए कि अगर मेरे पास RBr है और अगर इसको हम रिएक्ट कर लिए NaI इन टर्म्स ऑफ एसीटोन, तो अभी आपको ऑर्डर लिखवाए थे हम कि जो हमारा सॉल्युबिलिटी ऑर्डर होगा वो सबसे ज़्यादा NaI का होता है, फिर NaBr का होता है और सबसे कम NaCl। यानी अगर हम ये क्वेश्चन दे दिए तो हम क्या देख रहे हैं कि मेरे पास NaI है, हमारे पास अब क्या देख रहे हो कि एक NaI है और एक RBr है। तो एसीटोन क्या करता है कि आयोडाइड को सबसे पहले डिज़ोल्व करता है, लाइक डिज़ोल्व लाइक। RBr को थोड़ा कम करता है, मतलब ये रिएक्शन हो जाएगा Ri प्लस ऑफ NaBr। अगर आप ये ले लेते हैं R ऑफ Cl और इसको अगर आप रिएक्ट कर देते हैं NaBr से, तो आप क्या देख रहे हो, क्लोरीन से नीचे Br है, ये रिएक्शन फिर से हो जाएगा और क्या बन जाएगा RBr प्लस NaCl। मतलब जो आपका रिएक्टेंट है वो वाला हैलोजन ऊपर होना चाहिए और जो आपका सबस्ट्रेट है उसका हैलोजन नीचे होना चाहिए। मतलब Cl का रिएक्शन NaBr से हो जाएगा, NaI से हो जाएगा, NaBr का रिएक्शन NaI से हो जाएगा। लेकिन आप चाहोगे कि NaI का NaCl से कराएं तो नहीं होगा, NaI का NaBr से कराएं तो नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ ले लिए Ri और अगर आप बोलोगे इसका रिएक्शन करा देंगे हम NaCl एसीटोन से, तो आप क्या देख रहे हो कि जो आयोडीन है वो नीचे है, क्लोरीन आपका ऊपर है, रिएक्शन नहीं होगा। अगर आप यहाँ ले लिए Ri, बोलोगे इसका रिएक्शन करवाएंगे हम NaBr से इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो आप क्या देख रहे हो कि I आपका नीचे है, Br ऊपर है, रिएक्शन नहीं होगा। तो ये बेटा हमारा सबसे पहला नेम रिएक्शन SN2 का है, फिनकेल्स्टीन रिएक्शन, और क्या इसको बोलते हैं हम, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। अब इसी पर जो आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं बेटा, उसकी हम बात कर रहे हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको मैं एक ये क्वेश्चन दे दिया, दिस इज योर फिशर प्रोजेक्शन, SH H Cl T D CH
इसको रिएक्ट करेंगे NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। ये हमारा आ गया A। अब पूछेगा बेटा बताओ क्या है। अब आपको तो पता लग गया कि जब मेरे को NaI दिया एसीटोन मतलब क्या हो गया, नेम रिएक्शन ऑफ फिनकेल्स्टिन। आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर कि अच्छा हो मेरे पास यहाँ पर क्लोरीन है, मेरे पास यहाँ पर क्लोरीन है और यहाँ Na है। क्लोरीन ऊपर है और Na नीचे है, मतलब ये रिएक्शन होगा। क्या करोगे आप क्लोरीन को यहाँ से रिमूव करोगे। अब क्या करेंगे, आप क्लोरीन को यहाँ से रिमूव करेंगे, लेकिन I कहाँ से अटैक करेगा। अभी आपको हम बोले कि ये जो रिएक्शन है दिस विल फॉलो SN2 मैकेनिज्म। मतलब कि अगर क्लोरीन, कहने का मतलब क्या है कि अगर आप क्लोरीन को यहाँ से निकालते हो तो आयोडीन का अटैक SN2 है ना, इसके पीछे से होगा ना। SN2 रिएक्ट्स फ्रॉम बैक, तभी तो इसको बोलते हैं अम्ब्रेला इन्वर्जन। यानी जो इसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, SH यहाँ का यहाँ रहेगा, CH3 यहाँ का यहाँ रहेगा, D भी यहाँ रहेगा, T भी यहाँ रहेगा। अब जहाँ से आप Cl हटाए हो उसके उल्टा में I आ जाएगा और यहाँ पर H आ जाएगा। दिस इज़ माई आंसर। ये सब क्वेश्चन आपके, यही सब क्वेश्चन जेई और मेडिकल में आते हैं कि NaI इन टर्म्स ऑफ एसीटोन जो ये है, ये क्या है आपका SN2 फॉलो करता है, तो रिएक्शन विल बी फ्रॉम अपोजिट। आया समझ में। चलिए, कभी कभी आपको ये भी सिखाए थे आइसोमेरिज्म में, अगर आप लोग हमारे नोट्स और GOC का नोट्स पूरा पढ़े हैं तो वहाँ पर आपको ये भी सिखाया गया था कि अगर आप इवन एक्सचेंज करते हैं तो मेरा कंपाउंड चेंज नहीं होता, और अगर आप ऑड एक्सचेंज करेंगे तो मेरा कंपाउंड चेंज हो जाता है। हमने क्या बोला, अगर आप इवन एक्सचेंज करते हैं, आप नोट कर लो कि इफ़ देयर इज़ इवन एक्सचेंज देन माई कंपाउंड रिमेन सेम, इफ़ देयर इज़ ऑड एक्सचेंज देन माई कंपाउंड रिमेन्स अनचेंज। अब इवन ऑड का अगर हम बात करें, देखिए जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं इवन एक्सचेंज, इवन मीन्स मिनिमम हम 2 एक्सचेंज करेंगे। चलिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, कोई भी आप 2 एक्सचेंज कर लो। जैसे मान लो, जैसे हम, मेरा ये आंसर आ गया, एग्ज़ाम में करता है ये, उल्टा फुल्टा एग्ज़ाम में करता है ये। अगर ये HD आ गया, ये IT आ गया, ये CH3 आ गया, हम पहला क्या कर रहे हैं कि H को यहाँ और SH को यहाँ कर दिए, तो यहाँ पर H, यहाँ पर SH, यहाँ पर I, यहाँ पर T, यहाँ D, यहाँ CH3, यानी ये फर्स्ट नंबर एक्सचेंज हुआ, जिसको हम क्या बोलेंगे, ऑड। तो ये दोनों कंपाउंड दे आर नॉट सेम। लेकिन अगर इसका हम एक और एक्सचेंज कर दें, ये SH को यहाँ I ला दे और I को यहाँ कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, H, यहाँ हो जाएगा I, यहाँ हो जाएगा SH, यहाँ हो जाएगा T, यहाँ हो जाएगा D, यहाँ हो जाएगा CH3। ये क्या देख रहे हैं, ये एक और एक्सचेंज हो गया। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जब आपने एक एक्सचेंज किया कंपाउंड इज नॉट सेम। अब आपने 2 एक्सचेंज कर दिया मतलब इवन, तो दिस बोथ कंपाउंड आर सेम। तो याद रखिएगा, प्रोडक्ट आपको ये भी एग्ज़ाम में दे सकता है, ये भी दे सकता है। आपको बस इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपसे हम पहले बोलें कि अगर आपका कंपाउंड में इवन चेंज है तो कंपाउंड सेम रहता है, और अगर ऑड चेंज है तो कंपाउंड अलग अलग हो जाता है। तो ये भी आपसे एग्ज़ाम में कभी कभी ये लोग ऑप्शंस ट्विस्ट कर देते हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज ना करें। आप पहले अपना आंसर वही लिखें SN2 वाला, कि जो अटैक होगा फ्रॉम इन्वर्जन फ्रॉम अपोजिट। उसके बाद आप ऑप्शंस देखें, अगर मैच कर गया तो सही है, क्योंकि जेई मेंस में सारे क्वेश्चन सिंगल ऑप्शन टाइप होते हैं। और अगर मैच नहीं किया तब आपको सोचना है कि हो सके इसमें एक्सचेंज होगा।
तो ये हमारा सबसे पहला रिएक्शन हो गया। जो दूसरा रिएक्शन है हमारा वो है स्वार्ट्स रिएक्शन, SWARTS, स्वार्ट्स रिएक्शन। अब देखिए स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या है, इसको तो नेम रिएक्शन, इसको तो बस खाली याद ही रख लेना है। इसमें क्या होता है कि मेरे पास एक अल्काइल हैलाइड होता है, इसमें हम अल्काइल हैलाइड से अल्काइल फ्लोराइड बनाते हैं, अल्काइल हैलाइड से अल्काइल फ्लोराइड बनाते हैं। इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है, बस केवल आपको एक याद रखना है, ये बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, जेई मेडिकल में भी आते हैं कि स्वार्ट्स में हम क्या करते हैं कि मेरे पास जो अल्काइल हैलाइड है उससे हम क्या बनाते हैं, अल्काइल फ्लोराइड। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ दे दिया RCl, तो ये क्या हो गया, अल्काइल हैलाइड, और इसका आप रिएक्शन कर दीजिए आइदर AgF से, और यू कैन डू विथ आइदर SbF3, ये क्या बना देगा, अल्काइल फ्लोराइड। यही है आपका एक रिएक्शन है जो आपको समझना है। बस आप ये भी बोल सकते हो कि चुपचाप क्या हो गया, आयन का एक्सचेंज हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, स्वार्ट्स रिएक्शन, जिसमें कोई मैकेनिज्म नहीं है। स्वार्ट्स मीन अल्काइल हैलाइड से हम अल्काइल फ्लोराइड बनाते हैं। नेक्स्ट हम जो जा रहे हैं बात करने वो रहेगा हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर। नेक्स्ट जो रिएक्शन रहेगा हमारा वो रहेगा हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर की बात करें, मतलब हाइड्रोलिसिस ऑफ, अगर हम ईथर की बात करें, मतलब कहीं ना कहीं ईथर का रिएक्शन वाटर से होगा। तो पहले तो हमें यह देखना है कि क्या ईथर वाटर से रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो अगर हम बात करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर के बारे में, देखिए ईथर क्या होता है आपको पता ही होगा। ईथर हमारा होता है ROR, इसी को हम ईथर बोलते हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि इसको आप रिएक्ट कर रहे हो किससे, वाटर से। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या ये वाटर से रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो अब क्या देख रहे हो कि ईथर में O के पास लोन पेयर है, वाटर में O के पास लोन पेयर है, ये दोनों लोन पेयर आपस में रिपल्सन, तो ये रिएक्शन नहीं करेगा। जा, अब क्या हुआ, अब एग्जाम में तो क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, यहाँ तो रिएक्शन नहीं हुआ, क्यों, O के पास भी लोन पेयर, वाटर के पास भी लोन पेयर रिपल्सन। जा, अब क्या होगा, अब यहाँ पर हमारा गाड़ी फंस गया। तो जब गाड़ी फंस गया तो हम क्या करेंगे, कुछ दूसरा सोचेंगे कि रिएक्शन कैसे होगा। मतलब हमें वाटर में के साथ कुछ वैसा चीज़ मिलाना है जहाँ पर प्लस चार्ज हो, तभी तो जाके ईथर के O के लोन पेयर पर अटैक करेगा। हाँ जी, मतलब हम जो यहाँ पर ईथर ले रहे हैं इसका रिएक्शन हम करेंगे एसिड बेस्ड वाटर से। हम किससे रिएक्ट करेंगे, एसिड कैटालाइज्ड वाटर से। आया समझ में। अब जो O के पास लोन पेयर है ये H+ से रिएक्ट कर जाएगा। मतलब इससे हमने क्या समझा कि जो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर होता है वो प्लेन वाटर में नहीं होता, उसके लिए कैसा वाटर लेंगे हम, एसिड कैटालाइज्ड वाटर, मतलब H+ एंड वाटर। अब आपके जेई नीट वाले ये H+ और H2O को कभी कभी वो H3O+ भी लिख देते हैं, H3O+ भी लिख देते हैं। अब इसकी हम बात करते हैं मैकेनिज्म, ये कैसे रिएक्ट करता है।
देखिए पहला स्टेप में क्या होता है कि जो आपके पास ROR है ये रिएक्ट करता है H प्लस से, और H प्लस O के पास लोन पेयर है, ये रिएक्ट किया H प्लस से, तो ये बन गया आपका RORH। अब O 2 बॉन्ड बनाता है, यहाँ O का 3 बॉन्ड हो गया, तो O का चार्ज हो गया इधर प्लस। अब दूसरा स्टेप में क्या होगा, जो आपका ये बना है RO प्लस RH, इसका रिएक्ट कर दीजिए आप किससे, वाटर से। किससे आप रिएक्ट कर दीजिए, वाटर से, H2O से। अब क्या होगा, O ने 3 बॉन्ड बनाया, तो O यहाँ पर क्या हो गया, अनस्टेबल, यानी वो अपना एक बॉन्ड कहीं ना कहीं तोड़ेगा। तो अगर आप ये चाहते हो कि अगर मैं ये OH का बॉन्ड तोड़ दूं, तो फिर से ये हमारा बैक टू क्वेश्चन हो गया, मतलब OH का बॉन्ड आप नहीं तोड़ सकते। अगर तोड़ोगे तो रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगा, लेकिन ये रिएक्शन हमारा रिवर्सिबल नहीं है, यानी हम यहाँ से किसी न किसी एक R को यहाँ से हटा देंगे। किसी न किसी को क्या करेंगे, हम एक यहाँ से R को हटा देंगे। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, एक तो बन गया हमारा ROH, और दूसरा जो हमारा R हटा R प्लस के फॉर्म पर, ये वाटर के लोन पेयर पर अटैक करके क्या बना लिया, ROHH प्लस। फर्दर क्या होगा, ये तो हमारा ROH तो बन ही गया। दूसरा में आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन ने यहाँ पर 3 बॉन्ड बनाया, ऑक्सीजन ने यहाँ पर 3 बॉन्ड बनाया, इसीलिए O पर चार्ज पॉजिटिव है, तो ये अपना एक H को लॉस करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, ROH प्लस ऑफ H प्लस। अब देखो बड़ा अच्छी बात है कि आपने यहाँ पर H प्लस को एज कैटलिस्ट लिया था, और यहाँ पर H प्लस मेरे को बाहर भी निकल गया, मतलब कंफर्म हो गया कि H प्लस हमारा कैटलिस्ट है। और कैटलिस्ट का मीनिंग क्या होता है, जो रिएक्शन के रेट में पार्ट ले लेकिन रिएक्शन में कंज्यूम ना हो। अब देखो हमने स्टार्टिंग रिएक्शन में 1 मोल H प्लस लिया था और 1 मोल बाहर भी आ गया, यानी जो यहाँ पर हमने H प्लस लिया है इट इज़ वर्किंग एज कैटलाइज्ड। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर। क्या बोलेंगे हम, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर। आया समझ में। इतना बेटा आपको एग्जाम में सोच सोच कर रिएक्शन करना है, बहुत सिंपल है। इतना आप अच्छे से समझ गए, सारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब देखिए, अब मान लो कोई बच्चा ने पूछा कि सर अभी आपने SN1 SN2 पढ़ाया, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर में हम क्या फॉलो करेंगे, SN1 फॉलो करेंगे या SN2 फॉलो करेंगे। तो इसका आंसर क्या है, देखिए कि हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर में भी SN1 और SN2। जो आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर है, इट कैन बी आइदर SN1 और इट कैन बी आइदर SN2। अब ये SN1 है कि SN2, ये कौन बताएगा, फॉर SN1 और SN2 it depend on nature of alkyl halide, it depends on nature of alkyl group। हमारा ये SN1 होगा, हमारा ये SN1 है कि SN2, ये डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप। आपने अल्काइल ग्रुप कैसा लिया है, ठीक है।
अब देखिए, हम सिंपल एक ईथर ले लेते हैं, R1OR2, ठीक है। अब इसकी हम बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ले रहे हैं हम कि इफ़ R1 इज इक्वल टू 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड एंड R2 इज इक्वल टू 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, तब हमारा रिएक्शन कैसे होगा। चलिए, हम R1 को ले रहे हैं 1 डिग्री, मतलब हमने ले लिया इधर CH3O, हमने R2 को भी ले लिया 1 डिग्री C2H5, ठीक है। इसको हमने रिएक्शन कर दिया H+/H2O18, मतलब यहाँ पर हम आइसोटोपिक ऑक्सीजन ले रहे हैं। हमारा आंसर है फाइंड द प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो, आप सबसे पहले क्या देख रहे हो, ज़रा ध्यान से समझना हम क्या बता रहे हैं कि अगर हम यहाँ से कार्ब कैटायन बनाते हैं तो 1 डिग्री है, यहाँ से कार्ब कैटायन अगर बनाते हैं तो 1 डिग्री, और आपको पता है कि SN1 के लिए हमारा क्या था ऑर्डर, सबसे पहले 3 डिग्री कार्ब कैटायन, फिर 2 डिग्री कार्ब कैटायन, फिर 1 डिग्री कार्ब कैटायन। लेकिन अगर हम SN2 की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले 1 डिग्री कार्ब कैटायन होता है, फिर 2, फिर 3। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो आपका कार्ब कैटायन है वो 1 डिग्री है, मतलब ये जो रिएक्शन का हमारा मैकेनिज़्म होगा इट विल बी SN2। इस तरह से आपको सोचकर सॉल्व करना है। अब जब आपने SN2 का बात कर ही दिया तो आइए हम धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं विथ मैकेनिज़्म। पहला स्टेप, हम यहाँ पर ले लिए CH3O C2H5, इसको हमने रिएक्ट कर दिया H+ से। H+ ने क्या किया, O के लोन पेयर पर अटैक कर दिया। ये हमारा बन गया CH3, ये बन गया O, ये बन गया H, ये बन गया C2H5, O पर आ गया प्लस क्योंकि O ने 3 बॉन्ड बनाए। दिस इज माय फर्स्ट स्टेप। अगर हम सेकेंड स्टेप की बात करें तो क्या होगा, CH3 जो है O है, फिर हमारा H है, इस पर प्लस है, C2H5, इस पर आपने रिएक्ट कर दिया H2O जो 18 वाला है, O के पास लोन पेयर है, ये अटैक कर दिया। एक मिनट रुक जाइए, O के पास हमारा लोन पेयर है। पहले आपको ये सिखा दे कि अटैक कैसे करेगा। देखिए, O के पास आपका H2O है, O के पास आपका लोन पेयर। अब देखिए, अब यहाँ पर ये जो H2O है ये तो एक्ट कर रहा है एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब आपको पता है कि जब ये SN2 की बात कर रहा है तो SN2 कहाँ से अटैक करता है, जहाँ पर स्टेरिक क्राउडिंग कम हो। मतलब जब आपको वो SN2 1 डिग्री कार्ब कैटायन पर रिएक्ट करता है, 2 डिग्री 3 डिग्री पर क्या होता है, इसका रिएक्शन का रेट हो जाता है स्लो। मतलब SN2 क्या करेगा, SN2 वहाँ जाके रिएक्ट करेगा जहाँ पर क्राउडिंग कम है। अब देखिए, एक बार वाटर यहाँ पर गया तो बोलेगा यार 2 कार्बन का क्राउडिंग है, और यहाँ पर गया तो बोलेगा 1 कार्बन का क्राउडिंग है। मतलब यहाँ पर लेस क्राउडिंग है, यहाँ पर ज़्यादा क्राउडिंग है, तो इस वाले पर अटैक नहीं करेगा, इस वाले पर अटैक कर जाएगा। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा कि यहाँ से हमारा ग्रुप ये टूट जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3O18HH, यहाँ पर बन गया प्लस, और साथ में ये बन जाएगा C2H5OH। फिर यहाँ से एक H+ बाहर निकलेगा तो ये बन जाएगा CH3O18H प्लस C2H5OH प्लस H+।
यानी जो H+ आपने लिया 1 मोल फिर आपने बाहर कर दिया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर। आया। तो ये हमारा पहला केस हो गया जहाँ पर आपने R1 भी लिया 1 डिग्री, R2 भी लिया 1 डिग्री। दूसरा केस हम बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए इसी पर आपको अगर एक और हम क्वेश्चन दे देते हैं। अब आपको फटाफट करना है, अब आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर मैंने ये क्वेश्चन दे दिया आपको कि CH3O CH2 CH2 CH3, अगर आप इसको रिएक्ट कर रहे हो H+ H2O 18 से, ये दे रहा है P, तो क्या होगा। अब तो आप फटाफट कर लोगे। आपको पता है कि यहाँ पर कार्ब कटायन जो बनेगा वो 1 डिग्री, यहाँ पर जो बनेगा 1 डिग्री, H तो अटैक यहाँ पर कर जाएगा और न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ करेगा, जहाँ पर लेस क्राउडिंग है। मतलब आपने क्या सोचा, फटाफट देखने का कि ये H+ यहाँ पर आ गया और न्यूक्लियोफाइल अटैक यहाँ पर तो नहीं करेगा, ज़्यादा क्राउडिंग है, ये यहाँ पर कर जाएगा। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा, CH3O18H प्लस CH3CH2OH प्लस ऑफ H प्लस, ये हमारा आंसर आ गया। अब आपके मन में एक डाउट होगा, सर आपने यहाँ पर O18 बार बार क्यों ले रहे हो। बेटा एग्ज़ाम में यही तो O18 आपको डिफरेंस कराएगा कि वो इस वाला ग्रुप में ऐड होगा कि वो इस वाला ग्रुप में ऐड होगा। क्योंकि अगर हम नॉर्मल O दे दें तो फिर तो आपका सारा क्वेश्चन सही हो जाएगा, क्योंकि अगर हम नॉर्मल ऑक्सीजन दे दें तो दोनों में तो अल्कोहल बन रहा है, तो फिर डिफ्रेंशिएट कैसे होगा कि आप समझे कि नहीं समझे। यही डिफ्रेंशिएट करने के लिए जेई वाले ने O18 लगाता है कि आपको पता हो कि कौन सा ऑक्सीजन कहाँ जुड़ेगा। हाँ, वो H2O18 के जगह कभी कभी ऐसे भी कर देगा, H2O स्टार लगा देगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3O*H। हाँ, अगर आप यहाँ पर स्टार H जोड़ देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो यही डिफ्रेंशिएट करने के लिए कौन सा ऑक्सीजन किस अल्काइल हैलाइड में जुड़ेगा वो आपको O18 ही देगा हमेशा। दूसरा केस क्या आपका पॉसिबल हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि आपका R1 हो गया 3 डिग्री एंड R2 हो गया 1 डिग्री, और अगर आपका R1 हो गया 3 डिग्री एंड R2 हो गया 2 डिग्री, और अगर आपका R1 हो गया 3 डिग्री एंड आपका R2 हो गया 3 डिग्री, और अगर आपका R1 हो गया 1 डिग्री एंड R2 हो गया 2 डिग्री, ये सारे के सारे केस में क्या बनेगा, SN1। अब SN1 कैसे बनेगा, क्योंकि जब 3 डिग्री है तो स्टेबल कार्ब का टाइन SN1, 3 डिग्री स्टेबल कार्ब का टाइन SN1, 3 डिग्री स्टेबल कार्ब का टाइन SN1, 2 डिग्री 1 डिग्री से तो स्टेबल है, तो ये भी क्या शो करेगा, SN1। क्योंकि SN1 का आपको सिखाए थे पहला स्टेप कि देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्ब का टाइन, वही क्या शो करता है, SN1 मैकेनिज्म। जैसे मान लीजिए आपको मैंने अगर एक क्वेश्चन दे दिया, CH3 का होल 3 CO18 CH3, जब इसका रिएक्शन करोगे आप H+H2O से, व्हाट इज़ माई आंसर। आप देखो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि एक तो हमारा ये अल्काइल, एक ये अल्काइल, ये अल्काइल हमारा हो गया 3 डिग्री, ये अल्काइल हो गया 1 डिग्री, मतलब ये फॉलो करेगा SN1। SN1 मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्ब का टाइन।
अगर यहाँ से आप बनाओगे कार्ब कटायन तो 3 डिग्री, यहाँ से बनाओगे तो 1 डिग्री। हमें SN1 में 1 डिग्री तो स्टेबल है, ये नहीं बने कार्ब कटायन, हमारा ये बन जाएगा कार्ब कटायन। मतलब यहाँ से क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा, स्टेबल कार्ब कटायन है 3 डिग्री। तो ये आपका बन जाएगा CH3 का होल 3C प्लस ऑफ, और ये H वाला यहाँ अटैक कर जाएगा, ये बन जाएगा CH3O18H। अब इस पर आ जाएगा वाटर, ये बन जाएगा आपका CH3 का होल 3COH प्लस CH3O18H प्लस ऑफ H प्लस। ये मेरा आंसर। अब तो आप इसका रिएक्शन एक लाइन में फटाफट लिख सकते हो। अगला मान लीजिए मैं आपको अगर एक और क्वेश्चन दे देता हूं कि बेटा इसका क्या होगा। CH3 CH2O CH2PH, इसका रिएक्शन करो आप H प्लस H2O का 18, इसका आपको निकालना है, ये क्या होगा। अब इसमें आप क्या देख रहे हो कि ये वाला जो हमारा कार्ब कटायन है 1 डिग्री, ये वाला जो कार्ब कटायन है 1 डिग्री, तो ये फॉलो करेगा SN2। ये क्या फॉलो करेगा, SN2 फॉलो करेगा। यानी एक स्टेप में ये H प्लस यहाँ अटैक करेगा, वाटर कहाँ अटैक करेगा, SN2 है, मतलब उल्टा अटैक करेगा। और जहाँ पर क्राउडिंग कम है, जहाँ पर क्राउडिंग कम है वहीं पर क्या रिएक्ट करेगा, वाटर। अब आप बताइए वाटर रिएक्ट करेगा किधर, सोचिए कहाँ रिएक्ट करेगा वाटर। आया समझ में। तो वही आपका वाटर कहाँ अटैक करेगा, वाटर वहीं पर जाके अटैक करेगा जहाँ पर क्राउडिंग कम होगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि CH2 के बाजू में CH3 है, और यहाँ देख रहे हैं कि CH2 के जगह क्या हो गया, PH हो गया। CH2 के जगह क्या हो गया, PH हो गया। तो हमें तो पहले ये देखना पड़ेगा ना कि इस दोनों में यहाँ भी 1 डिग्री है, यहाँ भी 1 डिग्री है। तो अटैक ये जो वाटर का लोन पेयर है ये यहाँ पर अटैक करेगा कि ये आपका यहाँ पर अटैक करेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ से हम ब्रेक कर दें, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ब कटायन पर प्लस होगा वो फिनाइल के साथ रेजोनेंस होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये मेरा आंसर बन जाएगा CH3 CH2OH प्लस PH CH2O18H प्लस ऑफ H प्लस, ये होगा। ये वाला अटैक नहीं होगा। तो इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा कि इसको कहाँ अटैक करें। दोनों 1 डिग्री है तो देखना पड़ेगा कौन कितना स्टेबल है। अब ये तो अभी हम जितना हम ईथर की बात कर लिए ये सारा एलिफैटिक था। अब अगर हम साइक्लिक ईथर की बात करें तब क्या होगा। नेक्स्ट अगर हम जा रहे हैं बात करने कि अगर हम बात करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ साइक्लिक ईथर,
साइक्लिक ईथर का अगर हम करते हैं हाइड्रोलिसिस तो क्या होगा? पहले ये बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइक्लिक ईथर। सर्कल, इसको हम बोलते हैं साइक्लिक ईथर। इसको हम क्या बोलते हैं? साइक्लिक ईथर। सबसे पहले इसका हम रिएक्शन करेंगे वाटर से। ये वाटर से नॉर्मल रिएक्शन दिखा देगा, लेकिन याद है ना एलिफैटिक ईस्टर जो यहाँ लिए थे, ये बेटा नॉर्मल वाटर से रिएक्शन नहीं दिखाएगा, याद रखिएगा। ओपन साइक्लिक या एलिफैटिक ईथर नॉर्मल वाटर से रिएक्शन नहीं दिखाएगा, उसे क्या लेना पड़ेगा? एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस। लेकिन जो साइक्लिक ईथर है वो नॉर्मल वाटर से रिएक्शन दिखाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए सबसे पहला आप ध्यान सुनिएगा क्या होगा। जो साइक्लिक ईथर जो हम यहाँ बनाए हैं ये आपका 3 मेंबर रिंग है। जो हम साइक्लिक ईथर बेटा बनाए हैं ये क्या है? ये आपका 3 मेंबर रिंग है। और 3 मेंबर रिंग ज़्यादा अनस्टेबल होता है। 3 मेंबर रिंग ज़्यादा अनस्टेबल होता है और ये चाहता है कि हम जल्दी से अपना रिंग को आइदर एक्सपैंड कर लें या रिंग को हम तोड़ लें। तो उसके लिए चाहे आप H+ में कराओ अथवा ना कराओ, ये तो ऐसे ही अनस्टेबल है, ये फटाफट रिएक्शन होकर क्या करेगा? रिंग को तोड़ देगा। क्या करेगा? रिंग को। तो मान लो रिंग फटाफट यहाँ से टूट गया तो ऑक्सीजन पर प्लस, यहाँ पर ऑक्सीजन पर माइनस, यहाँ पर प्लस, O का लोन पेयर आके यहाँ पर अटैक कर दिया। ये आपको कैसे बन जाएगा? ये आपको रिंग टूट जाएगा, 2 कार्बन का ऐसा बन गया, एक इधर आ गया O और दूसरा वाटर आ गया OH2, तो प्लस आ गया, एक H हट के यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये आपका कुछ ऐसे बन जाएगा OH OH। तो ये हमारा हो गया हाइड्रोलिसिस ऑफ साइक्लिक ईथर। लेकिन इसमें जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन क्या आता है कि अगर हम 3 के जगह अगर हम 4 मेंबर का रिंग ले लेते हैं और तब अगर इसको हम रिएक्शन करवाते हैं वाटर से तो 4 मेंबर रिंग स्टेबल होता है, ये नॉर्मल वाटर में रिएक्शन नहीं दिखाएगा। अगर हम 5 मेंबर रिंग ले लेते हैं तो 5 मेंबर रिंग और ज़्यादा स्टेबल साइक्लिक ईथर है, तो ये भी नॉर्मल वाटर में रिएक्शन नहीं करेगा। मतलब आप क्या देख रहे हो कि अगर आपके पास 3 मेंबर साइक्लिक ईथर है तो ये नॉर्मल वाटर में रिएक्शन करा देगा। क्यों? क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल है और ये चाहेगा फटाफट हम टूट जाए। लेकिन अगर आपके पास 4 मेंबर है, 5 मेंबर है, ये सब हाईली स्टेबल है, ये नॉर्मल वाटर में रिएक्शन नहीं दिखाएगा। यानी इनको अगर रिएक्शन दिखाना है तो हमें इसमें एसिडिक मीडियम की रिक्वायरमेंट पड़ेगा। हमें क्या होगा? हमें इसमें एसिडिक मीडियम का रिएक्शन या पड़ेगा। मतलब अगर हम ये बात करें, अगर हम ये बात करते हैं आपका कि जैसे मान लीजिए अगर हम ले लिए साइक्लिक ईथर, ये सब क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आ चुका है, और अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं एक जगह वाटर लिख के A कर दिए और यहाँ पर अगर हम H+ इन प्लेस ऑफ वाटर ले लिए तो वाटर नो रिएक्शन। ठीक है, H+ है तो क्या होगा? ये टूट जाएगा। कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन लिख दो, CH2 का होल 3, एक OH यहाँ जुड़ जाएगा और एक OH यहाँ जुड़ जाएगा। मतलब ये तभी आएगा जब आपने एसिड कैटेलाइज्ड वाटर लिया है। सेम लॉजिक हो जाएगा 5 मेंबरिंग साइक्लिक ईथर में भी। मान लो अगर हम 5 मेंबर लेते हैं साइक्लिक ईथर तो इसमें भी तो यही हो जाएगा। अगर आप वाटर लेते हो तो नो रिएक्शन, और यहाँ पर अगर आप ले लेते हो H++ ऑफ H2O तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ये बन जाएगा CH2 का होल 4 OH। तो एसिड कैटेलाइज्ड वाटर में ब्रेक कर जाएगा, नॉर्मल वाटर में ये ब्रेक नहीं कर सकता। तो ये हमारा हो गया हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर। अब आपके एग्जाम में चाहे जैसा भी क्वेश्चन आए, ओपन साइक्लिक आए या साइक्लिक आए, आप सॉल्व कर सकते हो। अगला जो हम जा रहे हैं बात करने वो रहेगा रिएक्शन ऑफ ईथर विथ HI।
नेक्स्ट जो हम जा रहे हैं बात करने वो आपका रहेगा रिएक्शन ऑफ ईथर विथ HI। रिएक्शन ऑफ ईथर विथ HI। ईथर का रिएक्शन हम HI से कैसे करवाएंगे? ईथर का हम रिएक्शन HI से कैसे करवाएंगे? हमें ये